नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में आगामी 90 दिनों में ये तय हो जाएगा कि आखिरकार हरियाणा की राजगद्दी किसे नसीब होगी, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को चलाने के लिए तमाम उन सियासी हथकंडों का इस्तेमाल किया है, चाहे दुष्यंत चौटाला को सत्ता से बेदखल करना हो या फिर निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेना हो। यानी कि वर्तमान में हरियाणा की सत्ता जो है वो बीजेपी की मुट्ठी में है, लेकिन आगामी 3 महीने में ये क्या वक्त बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक समान एक रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही हैं और दोनों को चंडीगढ़ का रास्ता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया जाता है। तो दूसरी तरफ दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अमित शाह की मौजूदगी में एक बड़ा ओबीसी सम्मेलन किया जाता है और इस सम्मेलन के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि आगामी चुनाव में हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब नामक अभियान को लेकर के तमाम 90 विधानसभा सीटों का दौरा करने वाले हैं और आगामी वक्त में बीजेपी सरकार के लिए यहां पर जनता के सामने उनकी नीतियों का पर्दाफाश करने की बात करते नजर आ रहे हैं और हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की लहर चलाने की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे लगता है, पहले तो दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र कर लिया, यहाँ पर हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार के कार्यकाल को पूरा होने वाले हैं और ऐसे में क्या हुड्डा की तरफ से चलाया जाने वाला ये अभियान क्या वाकई में प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर लेकर के आएगा? देखिए दिनेश, जाहिर सी बात है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं काफी जोश में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जोश में उनको होश भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अति आत्मविश्वास कहने के दिखाएंगे तो ये उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। आप देखिए जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा की भाषा शैली, जिस तरह के भाषण का वो प्रयोग करने लगता है कि वो चुनाव होने से पहले जैसे चुनाव जीत चुके हो, इस तरह का उनका पूरा नजरिया नजर आता है। तो देखिए आपको तमाम रणनीति पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप बीजेपी को बहुत हल्के में आंक रहे हैं, ये गलती बीजेपी ने कांग्रेस को लेकर इन चुनावों में की थी और यही चीज उनके ऊपर भारी पड़ती नजर आई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर अति आत्मविश्वास का शिकार हुई तो ये उनके लिए कह सकते हैं कि एक जो मौका है उसको खोने का काम हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जो आला नेता, खासकर जो आप दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं, शैलजा की बात कर सकते हैं और भी जो नेता हैं उनके बारे में आप बात कर सकते हैं कि उनको पूरी तरह से कमांड रखना पड़ेगा। और देखिए अहम कह सकते हैं 10 साल का जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, इसमें क्या क्या लूप होल रहे हैं उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी को पॉइंट आउट करना चाहिए। क्योंकि देखिए 10 साल से अगर आप सत्ता में हैं तो हिसाब देने की बारी आपकी, लेकिन जब अमित शाह हरियाणा में पहुंचने गृह मंत्री वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूं, पूरा हिसाब किताब लेकर आया हूं, पूरा हिसाब किताब करना जानता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि अभी से कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करें कि भाई 10 साल पहले जिस तरह की स्थिति हरियाणा के अंदर थी, 10 साल में हमने हरियाणा को बहुत बेहतर किया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को रणनीति बनानी पड़ेगी, कहीं कांग्रेस पार्टी इस गुमान में ना रहे कि जो 5 सीटें उनके पास आई हैं उन्हीं के सहारे वो विधानसभा चुनाव जीत सकती है। 5 सीटों के आधार पर तो विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी एक तरफ गुटबाजी की खबरें नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता यहां पर पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। लेकिन बड़ी चुनौती यहां पर यह खड़ी हो गई है कि दुष्यंत सिंह चौटाला और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी तमाम 90 की 90 सीटों पर यहां विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। तो आखिरकार विपक्ष इतना मजबूत होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी किस तरीके से परचम लहरा पाएगी? दुष्यंत चौटाला और आम आदमी पार्टी की भूमिका को इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में अमन जी कैसे देखते हैं? जाहिर बात है दुष्यंत चौटाला का जिक्र आप कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी थी। अगर देखा जाए सरकार में वो 10 सीटें उनके पास थी, लेकिन जिस तरह सरकार से अलग हुए, लोकसभा चुनाव भी लड़े, बुरी तरह से वहां पर हार होती है। अब इसके बाद क्या दुष्यंत चौटाला किस रणनीति पर काम करते हुए नजर आएंगे, किस तरह की पॉलिसी अपनाते हुए नजर आएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। और साथ में जो आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने किया, जाहिर बात है कि उनका एक प्रत्याशी यहाँ से कुरुक्षेत्र चुनाव में थे, सुशील गुप्ता, लेकिन जिस तरह से उनकी हार हुई है वो ये बताता है कि अभी आम आदमी पार्टी को बहुत काम की जरूरत है। फिलहाल फाइट में अगर देखा जाए दिनेश जी तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई नजर नहीं आता, लेकिन हाँ ये जो छोटे मोटे दल हैं ये वोट काटने का काम कर सकते हैं। और चूंकि मायावती भी लगातार कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, इनेलो के साथ में अपना गठबंधन करती हैं, तो एक माहौल तो बन रहा है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये दावे कर रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ दिनों पहले भी कहा था कि उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी कि दुष्यंत चौटाला की को एक भी सीट नहीं मिलेगी, और वो कह रहे हैं कि मैं एक और भविष्यवाणी करता हूं कि अब जिस तरह बीजेपी हाफ हुई है
पूरी तरह से जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें साफ हो जाएगी। लेकिन वो साफ करने के लिए भी आपको एक रणनीति की ज़रूरत तो पड़ेगी कि आपने सही कहा शुरुआत में कि जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो, शैलजा के साथ में जो संबंध ताल्लुकात नजर आते हैं बहुत डिफरेंस वाले नजर आते हैं। और यही वजह है कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होने की कि उनके जो बड़े नेता हैं, बड़ा कह सकते हैं महकमा है, वो लगातार एक दूसरे से खिलाफ नजर आता है या फिर एक दूसरे साथ में बैठना ही नहीं चाहता। आपने देखा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम सांसदों को बुलाते हैं तो शैलजा का जिक्र उसमें कहीं भी नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी शैलजा नजर नहीं आती। तो ये तमाम सारे कारण ऐसे हैं जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार मौके बनाने का प्रयास तो करती है, लेकिन जैसे एन वक्त आता है उसके हाथ से बाजी छूट जाती है। कांग्रेस पार्टी के हाथ से बाजी छूट जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी तमाम उन मौकों को भुनाने में नाकाम रही है जिनसे सरकार में वापसी का एक रास्ता निकाला जा सकता था। अमन जी, आखिरी सवाल ये रहेगा कि आखिरकार किसानों का इतना बड़ा मुद्दा, इसके साथ साथ बेरोजगारी इस वक्त जो है हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और पिछले कुछ वक्त में देखें तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर चला गया है पूरे देश में। आखिरकार क्या बीजेपी सरकार यहाँ से घिरती हुई नजर आएगी और नायब सिंह सैनी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? क्योंकि वर्तमान में देखा जाए हरियाणा सरकार तमाम वो प्रयास करती हुई नजर आ रही है जिससे युवा वर्ग को साधने का प्रयास किया जाए, जिससे कि जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट ना देखने को मिले और सरकार एक बार फिर से रिपीट की जाए। देखिए, बिल्कुल नायब सिंह सैनी का अभी मैंने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा है कि भाई जो अग्निवीर होंगे उनको 10% का आरक्षण जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें वो देते हुए नजर आएंगे। तमाम सारी अभी आप देखें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तमाम नई नई पॉलिसी निकल कर सामने आएगी। और नायब सिंह सैनी अभी बहुत अनुभव नहीं है उनके पास, अभी कह सकते हैं 2-3 महीने मुश्किल से उनके पास अनुभव है। तो ऐसे में उनको तमाम रणनीति बनानी पड़ेंगी। और देखिए, साथ में जो उनके दिग्गज नेता हैं, चाहे अनिल विज की बात करिए, राव इंद्रजीत की बात आप करिए और बाकी जो नेताओं की बात करिए, वो लगातार ऐसा लग रहा है कि नायब सिंह सैनी के लिए ये चुनाव जो है वो अकेले बचाना या अकेले लड़ना उनके लिए होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो दिग्गज नेता हैं वो उनके साथ में खड़े हुए फिलहाल तो नजर नहीं आते। आप देखिए, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनकी बेचैनी किस तरह से कि वो 15 दिन के अंदर 2 बार जो है जो हरियाणा का चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो आला कमान है जो हरियाणा में बीजेपी का, वो उतना मददगार साबित शायद नहीं हो पाएगा नायब सिंह सैनी के लिए। इसीलिए अभी से मुहिम चलाते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी से अगर हमने पहली बाजी मार ली तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर हम सत्ता में आने से रोक सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने 5 सीटें हासिल की इन लोकसभा चुनावों में, वो लगातार जोश में है और साथ में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई 5 सीटें तो हम जीते, लेकिन 2-3 सीटें ऐसी थी जहां पर हम पूरी तरह से फाइट में थे। इसका मतलब ये हो जाता है कि विधानसभा चुनावों में हमें कम से कम 50 सीटों के आसपास मिलती हुई नजर आ सकती है, जो पूर्ण बहुमत के करीब होगा। तो आप समझिए कांग्रेस पार्टी ने जो बिसात बिछाने का काम शुरू किया है, अगर आपस के अंदर खाने में अगर गुटबाजी नहीं हुई, आपस का तालमेल अगर बेहतर रहा, तो यहाँ पर बीजेपी को आसानी से मात दे सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए विपक्ष एकजुट होकर चक्रव्यूह बनाने की भी तैयारियां कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या वाकई में विपक्ष अपनी इन तमाम रणनीतियों में कामयाब हो पाता है, क्योंकि दुष्यंत सिंह चौटाला हो या दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला हो या फिर डॉक्टर सुशील गुप्ता, ये तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 9.5 साल में हरियाणा को ठगने का काम किया है और आगामी वक्त में जनता यहाँ जवाब देने वाली है। फिलहाल इस पूरी यहाँ रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।